126 से 130 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि अमायरा किस तरह से अपने पीछे आ रहे गर्भित को पकड़ती है और फिर वह देखती है कि उसका पीछा करने वाला और कोई नहीं उसकी मॉम का दोस्त गर्भित है, तो वह उसकी मदद करती है। अब आगे अमायरा वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वह अपने कॉलेज पहुँच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉलेज पहुँचने पर कौन सी आफत उसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ कॉलेज में रीमा की कुछ दोस्त जो अभी अभी एक दिन पहले ही रीमा से मिलकर आई थी, उन लोगों को रीमा ने काफ़ी ज़्यादा अमायरा के खिलाफ़ भड़का दिया था। और उन लोगों ने जब रीमा की कंडीशन देखी तो उन्हें लगा कि अमायरा वह घटिया गरीब लड़की कैसे रीमा को परेशान कर सकती है। वैसे भी रीमा उनके सामने एक बहुत ही नाजुक और प्यारी सी लड़की बनकर रहा करती थी, जिस वजह से उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रीमा बहुत ही खतरनाक हो सकती है। वह तो हमेशा से रीमा को बहुत ही मासूम और प्यारी लड़की समझा करते थे। और जब वह रीमा से मिलने हॉस्पिटल गए थे तब उन्हें पता चला कि उसकी हालत अमायरा ने ऐसी की है। रीमा ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बहुत कुछ ऐसा कहा था जिससे वह सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। यह रीमा की दोस्त थी। एक का नाम निशा था, जो कि एक बड़े घराने से आती थी। उसके साथ उसकी दो दोस्त प्रिया और पायल थे। ये दोनों भी सही और एक सामान्य ही फैमिली से आती थी, लेकिन ये दोनों निशा के साथ रहते रहते काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी। वह अक्सर अमायरा को परेशान किया करती थी। इन सब से उलट अमायरा कभी भी इन लोगों को मुड़कर जवाब नहीं देती थी, वह हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी। पर आज इन घमंडी लड़कियों को नहीं पता था कि उनका पाला अमायरा से नहीं पड़ने वाला है, बल्कि यह अमायरा के शरीर में रह रही आस से उनका पाला पड़ने वाला है। आस ऐसी थी कि वह कभी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करती थी, और यही कारण था कि वह कभी किसी के सामने झुककर नहीं रहती थी। वहीं जैसे ही अमायरा कॉलेज पहुंचती है, पहले से इंतज़ार कर रही लड़कियां जो कि गेट में एक साइड छिपकर बैठी हुई थी, वह अमायरा को अंदर आते देख लेती हैं। उन लोगों ने आज अमायरा के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान बनाकर रखा था। वह इस तरह से अमायरा को नहीं छोड़ने वाली थी। उन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि वह अमायरा को किस तरह से परेशान करेंगी, पर आज उनके साथ जो होने वाला था उसकी कल्पना तो उन लोगों ने सपने में भी नहीं की थी। वह लोग अपने पास एक लड़की को बुलाती हैं और उसके कानों में कुछ कहती हैं। वह लड़की उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर मना करने लगती है कि वह यह काम नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वह लड़कियां सीनियर थीं, जिस वजह से वह उसे धमकी देना शुरू कर देती है और कहती हैं कि अगर वह उनका बात नहीं मानेगी तो वह लोग उसके साथ क्या करेंगी, वह सपने में भी नहीं सोच सकती है। उनकी बातों को सुनकर वह बेचारी लड़की डर जाती है और डरते हुए ही वह
उनका बात मानने को राजी हो जाती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर वह सोचती है कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वह अमायरा को ज़रूर सचेत कर देगी, क्योंकि उस लड़की को पता था अमायरा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है। वह कभी किसी को परेशान नहीं करती है और ना ही कभी किसी के काम में टांग अड़ाती है, जिस वजह से वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यह गंदी लड़कियां उसे परेशान करे। वह भी अमायरा की क्लासमेट थी, हालांकि सभी रीमा के कहने पर ही काम किया करते थे, लेकिन यह लड़की अमायरा को पसंद करती थी। इस वजह से वह सोचती है कि वह किसी तरह से अमायरा को उनका प्लान बता देगी, लेकिन उन लोगों की नज़रें इतनी तीखी थी कि वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती है। वह अमायरा को गेट से अंदर आता हुआ देख रही थी। फिर वह लड़कियां उसे आंख दिखाती हैं कि वह अमायरा के पास जाए और उन लोगों ने जैसा बोला है वैसा करे। बेचारी डरते डरते अमायरा के पास जाती है और बोलती हैं, कि तुम्हें कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह तुम्हारा भाई है और वह तुम्हें पीछे साइड तुम्हारा वेट कर रहा है। उनकी बातों को सुनकर अमायरा सोचती है कि शायद उसका भाई आया होगा, उसने ध्यान नहीं दिया। वह लड़की अपने आंखों से इशारा कर रही है। अमायरा इस वक्त अपने में ही परेशान थी। वह अभी गर्भित के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान नहीं जाता। वहीं वह लड़की बार बार अमायरा को इशारा करती है और उसे लगता है शायद अमायरा उसका इशारा समझ चुकी है, इसलिए सतर्क हो जाएगी। इतना सोचकर वह वहाँ से चली जाती है। अमायरा उसके कहे के अनुसार अब वहाँ पीछे साइड जाने लगती है। पीछे साइड कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, वह हमेशा बंद रहा करता था। अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका भाई यहाँ आया है तो उसने उसे वहाँ क्यों बुलाया, भला उसे वहाँ मिलने की क्या ज़रूरत आ गई। वह उससे सामने गेट साइड भी तो मिल सकता था। फिर वह सोचती है हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो जिस वजह से उसने ऐसा किया हो। वह ज़्यादा नहीं सोचती और वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद उन लड़कियों के होठों पर बहुत ही खतरनाक स्माइल आ जाती है। वह लोग समझ जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेस हो गया है। अमायरा के जाने के बाद तुरंत ही वह लोग उसके पीछे चल देते हैं। अमायरा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह लोग उनके पीछे आ रहे हैं। अमायरा पीछे जाकर काफ़ी देर तक इधर उधर देखती है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। यह देखकर अमायरा को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर उसके भाई ने उसे यहाँ बुलाया है तो फिर वह कहाँ है और वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यही सोचकर वह फिर इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाकर अपने भाई को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका भाई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब अमायरा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, तो वह सोचती है कि जाने दो, अगर उसका भाई नहीं आ रहा है तो वह चली जाएगी। इतना सोचकर वह आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर आगे बढ़ती है उसके सामने 3 लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर अमायरा कंफ्यूज हो जाती है। यह लड़कियां ऐसे क्यों उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई, उसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। तभी वह लड़कियां अमायरा को देखकर अजीब तरह से हंसने लगती हैं। अब अमायरा को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा लगता है। वह समझ जाती है कि
जरूर उसे किसी ने फंसाया है। यह सोचकर उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। सुबह से उसके पीछे परेशानी ने ऐसे आना शुरू किया है जैसे वह कोई उसकी प्रियतमा हो। यह परेशानी ऐसी हो गई है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या ज़रूरत है अब इन लोगों को उसके सामने आने की? क्या इन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? वह गुस्से से उन लोगों की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम लोगों ने इस तरह से मेरा रास्ता क्यों छेका है। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह तीनों लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और बोलती हैं, अरे ये देखो, भीगी बिल्ली बोल भी रही है। इतना बोलकर वह और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। तभी अमायरा गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोलती है, देखो मुझे परेशान मत करो और मुझे जाने दो। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लड़कियां और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, हम तुम्हें कहाँ परेशान कर रहे हैं, तुम जाओ ना, कौन तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। इतना कहकर वह और अमायरा के आगे आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर अब सच में अमायरा को इन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इस वक्त इनके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाह रही थी, लेकिन शायद यह लड़कियां उस किस्म की हैं कि कहा जाता है न, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते हैं। इन्हें भी लात ही घटी है, इस वजह से वह बार बार उसके रास्ते में आ रही हैं। इतना सोचकर अमायरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी बातों को सुनकर वह लड़कियां सोचती है कि कब से यह भीगी बिल्ली धमकी देने लगी है। उन्हें लगता है कि वह झूठी धमकी दे रही है और भला वह लोग उससे क्यों डरे, जिसे वह हमेशा से परेशान करते आए हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इस बार वह उस अमायरा से नहीं मिल रहे थे जिसे वह हमेशा परेशान करते आए थे। तभी वह लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। इस समय उनकी हंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमायरा के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं। अमायरा ध्यान से उन लड़कियों को देखती है। तभी उसके जहन में कुछ तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे अमायरा की पिछली ज़िंदगी से याद आने लगता है कि कैसे यह लड़कियां अमायरा को परेशान करती थी और एक बार तो इन लोगों ने हद कर दी थी। इन लोगों ने अमायरा के ऊपर टॉयलेट का गंदा पानी डाल दिया था और यहाँ तक इनका इसमें भी दिल नहीं भरा था। उसके बाद इन लोगों ने अमायरा को बाथरूम में बंद कर दिया था और उसके गालों पर कई तमाचा मारे थे, जिस वजह से अमायरा के गालों से हल्के हल्के ब्लड निकलने लगे थे। और यहाँ तक इन लोगों ने अमायरा को बाथरूम में बंद कर दिया था। सैटरडे होने की वजह से दूसरे दिन कॉलेज बंद रहने वाला था, जिस वजह से अमायरा भूखे प्यासे पूरी सैटरडे फिर संडे यानी पूरा 2 दिन वह वहीं बंद पड़ी रह गई थी, जिस वजह से वह बेहोश हो गई थी। जब कोई स्टूडेंट मंडे के दिन कॉलेज आया और वह वॉशरूम गया, तब उसने देखा तो सभी को वहाँ शोर मचाकर बुलाया और वह लोग अमायरा को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किए, जहाँ अमायरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यह सब सोचकर इस नई अमायरा के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। उसे इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और उस बेचारी अमायरा पर बहुत तरस आता है, जिसने ज़िंदगी भर बस इन लोगों का जुल्म सहा और अंत में अपनी जान से भी हाथ धो बैठी।
अब जब वह उसकी इस बॉडी में है तो आखिर में इन लोगों को ऐसे जाने देने वाली तो नहीं थी। तभी वह इन लोगों की मुस्कुराहट को देखकर एक खतरनाक हंसी हंसती है। इस समय उसकी हंसी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि एक पल के लिए उन लोगों के हंसते हुए चेहरे पर खौफ छा जाता है। उन्हें अमायरा से डर लगने लगता है। वह सोच भी नहीं सकते थे कि अमायरा इस तरह से उनके सामने हंसेगी। वह लोग तो अभी भी अमायरा को एक डरपोक लड़की ही समझते हैं। लेकिन तभी अमायरा उसी तरह खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलती है कि हो गया, तुम लोगों का हो गया हो तो अब बताओ मैं अपना शुरू करूं। उसकी बातों को सुनकर उन तीनों लड़कियों को समझ नहीं आता कि अमायरा के कहने का क्या मतलब है। तभी पहली लड़की घमंड से उसके सामने आती है और बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं लगता था कि तुम हमें देखकर इस तरह से पागल हो जाओगी। तभी अमायरा बोलती है कि वह तो थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन पागल हो गया है, मैं या तुम। इतना कहकर वह फिर से उसी तरह हंसने लगती थी जैसे वह लड़कियां अभी कुछ देर पहले खतरनाक तरीके से हंस रही थी। उन लड़कियों को समझ नहीं आता कि अचानक से अमायरा को क्या हो गया। फिर अमायरा रिया से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम इस बार मुझे टॉयलेट में बंद नहीं करोगे? उसकी बातों को सुनकर वह लोगों को ध्यान आता है कि कैसे वह उसे टॉयलेट में बंद करके मारते थे। इतना सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहती है, ओ बेबी, तुम्हें तो अपनी पनिशमेंट अच्छे से याद है। और देखो ना, अब तो तुम्हें उसकी आदत भी पड़ गई है। किस तरह से तुम पनिशमेंट मांग रही हो, जैसे कोई बच्चा टीचर से अपनी पनिशमेंट मांगता है। तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। लेकिन छोटे बच्चे, फिक्र मत करो, हम भी तुम्हारी टीचर की तरह ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसी तरह से पनिशमेंट भी देंगे। इतना कहकर वह हंसने लगती है। उसकी हंसी को सुनकर अमायरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि ओके टीचर, चलिए चलते हैं हम लोग। इतना बोलकर वह आगे आगे वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। वहीं उसे जाता हुआ देखकर ईशा को कुछ गड़बड़ लगता है। वह बोलती है कि प्रिया रुक जा, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रहा है। वहीं प्रिया खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलती है कि चुप रहो, कोई गड़बड़ नहीं है। आओ इस लड़की को आज एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। इतना बोलकर वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आगे बढ़ जाती है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अभी आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं वह तीनों अमायरा के पीछे पीछे जाते हैं। अमायरा भी बड़े ही चाव के साथ आगे बढ़ रही थी। उसे पता था कि यह लोग भी उसके पीछे आएंगे, इसलिए वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तभी वह उसी टॉयलेट में पहुंच जाती है जहां यह लोग अमायरा को मारे थे और परेशान किए थे। उसके
होठों पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलते हैं, टीचर जी चलिए अंदर चलते हैं। इतना बोलकर वह अंदर चली जाती है। वहीं ईशा फिर से कहती है कि आज यह लड़की पागल हो गई है क्या, यह कैसे ऐसे अंदर जा सकती है। हमेशा तो यह रो रो कर हमारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, लेकिन आज इसकी आंखों में कुछ और ही चमक दिख रही है। वहीं उसकी बातों को इनकार करते हुए प्रिया बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग शांति से चलो। आज इस घटिया लड़की को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। आखिर में इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दोस्त को परेशान करने की। इतना बोलकर वह बड़े गुस्से और एटीट्यूड के साथ अंदर जाने लगती है। वहीं एक बार ईशा का दिल करता है कि वह उसे अंदर जाने से मना कर दे, लेकिन वह सोचती है कि शायद यह उसका वहम है। फिर वह भी एटीट्यूड के साथ अंदर चली जाती है। वहीं जैसे ही वह लोग अंदर आते हैं, अमायरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट छा जाती है। वो मन ही मन बोलती है, वेलकम टू हेल माई बेस्ट फ्रेंड। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं तुम लोगों का अच्छे से यहाँ स्वागत करूँगी। फिर वह टॉयलेट के अंदर घुसती है और उन लोगों के अंदर आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही वह लोग अंदर आते हैं, उसके बाद हमारा आगे बढ़कर वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देती है। यह देखकर एक बार के लिए वह तीनों डर जाती हैं और बोलती हैं कि यह क्या कर रही हो। तभी प्रिया घमंड से बोलती है कि लगता है यह अपनी बेइज्जती किसी को दिखाना नहीं चाहती है। इसका ऐसे करने का मतलब है कि इसे अंदर खूब मार लो, चाहे जो कर लो, बाहर वाले ना देखे, वरना बेचारी की कितनी इंसल्ट होगी। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। वहीं अमायरा भी हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही, तुमने सही सोचा कि मैं इसीलिए इसे बंद की हूँ कि जिससे बाहर वाले ना देखें, वरना तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और मैं बेकार में ही फेमस हो जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर वह तीनों खामोश हो जाती हैं। एक बार के लिए उन्हें फिर से अमायरा से डर लगता है। आज अमायरा की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी शिकार को देख रही हो। अब प्रिया को भी थोड़ा गड़बड़ लगती है। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, अमायरा आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों में मारती है और कहती है, देखो ना मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, ये अपने आप ही मेरे काबू से बाहर हो रहे हैं। लगता है इन्हें चुल मची है किसी को आज सबक सिखाने की। वहीं वह थप्पड़ जैसे ही प्रिया के गालों पर पड़ता है, उसका तो पूरा सर ही झंझना उठता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसका सर गोल गोल घूमने लगा है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। तभी ईशा जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, घटिया लड़की, यह तुमने क्या किया? तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम हम पर हाथ उठाने चली हो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी और तुम हम पर हाथ उठाओगी। इतना बोलकर वह गुस्से में उसकी ओर आगे बढ़ती है और उसे थप्पड़ मारने को करती है। तभी वह ना 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 कह के उसका हाथ पकड़ लेती है और इस वक्त उसकी दूसरे हाथ की उंगलियां उसे नाना का इशारा ही कर रहा था और कह रही थी कि नाना बच्चे ना, इतनी बड़ी गलती मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है अब मैं वह अमायरा नहीं रह गई हूँ जिसे तुम लोग बुले किया करते थे। और फिर आखिर में हमारा हिसाब तो अभी
पिछला बकाया है तो क्यों ना हम वो हिसाब पूरा करें। वैसे भी जब कोई किसी को पैसे देता है तो वह हमेशा यही चाहता है कि उसे सूद ब्याज समेत वापस मिले। तो अब तुम्हारा दिया हुआ उधार भला मैं तुम्हें ऐसे खाली क्यों लौटा दूंगी, उसके साथ ब्याज भी तो लगाना जरूरी है। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आगे बढ़ती है और ईशा के गालों में भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वहीं जैसे ही उसके गालों पर थप्पड़ पड़ता है उसका भी सर झनझना उठता है और उसे लगता है कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। आज जाके उसे समझ में आता है कि वाकई में पृथ्वी गोल गोल घूमती है, वरना पढ़ाई का तो दूर दूर तक उसका कोई नाता ही नहीं था। वह तो सिर्फ यहाँ एंजॉय करने के लिए आती है, लेकिन आज सच में उसे सारे सिद्धांत नजर आ रहे थे। तभी बगल में खड़ी लड़की अपने गालों पर हाथ रख लेती है, क्योंकि दो लोगों को थप्पड़ पड़ चुका था। अब कहीं उसके गालों पर न पड़ जाए, यही सोचकर वह जल्दी से अपने गालों को ढक लेती है। लेकिन अमायरा उसे फिर से अपनी उंगलियों से ना का इशारा करती है और कहती है, ना ना बच्चे ना, ऐसे तुम नहीं बच सकते हो, सभी को अपनी अपनी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। अब वह खुद में ही पछता रहे थे कि वह क्यों अंदर आए और दरवाज़ा भी बंद है। इस घटिया लड़की ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है और खुद दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है। वह यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। अब उनके पास बस एक ही चारा था कि वह सब मिलकर अमायरा को सबक सिखाए। वह गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, बस तुम इंतज़ार करो। इतना कहकर वह अमायरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह अमायरा को मार पाती, अमायरा उसे घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। और फिर क्या था, उन तीनों लड़कियों का गाल और अमायरा का हाथ इतनी तेजी से चल रहा था, ले धड़ाधड़ पिटाई। तीनों के गालों पर अमायरा की बारी बारी से एक एक थप्पड़ पड़ रहे थे। थप्पड़ इतना ज़्यादा जोर के था कि अमायरा को मारने में बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं उन लोगों का तो मार खा खा के हाल बुरा हो गया था। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अमायरा इतनी ज़्यादा ताकतवर है। वह तीनों मिलकर अमायरा को पकड़ लेते हैं और फिर उसे दीवार की तरफ दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमायरा की ताकत कितनी है। वह तीनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली हैं। अमायरा एक ही झटके में उन्हें खुद से दूर धक्का देती है और फिर क्या था, फिर ले तड़ातड़ तीनों के गालों में फिर से थप्पड़ों की बरसात होती है। बेचारे मार खा खा के उनके गाल तो पूरी तरह से सूज जाते हैं। उन्हें तो सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि अमायरा उनकी ऐसी हालत करेगी। वहीं प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है, घटिया लड़की, हमें छोड़ दे, वरना तुम नहीं जानती हो मेरे पापा को पता चलेगा तो वह तुम्हारी क्या हालत करेंगे। तभी अमायरा हंसते हुए बोलती है, ओ पापा की परी, शांत रहो, वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी। फिलहाल तुम्हारे पापा तो खुश हो जाएंगे कि किसी ने उनकी बच्ची को सबक सिखाया, इसमें गलत ही क्या है। तुम जैसे घटिया बिगड़े हुए लोगों के लिए यह एक अच्छा सबक है जो ज़िंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। इतना कहकर वह उन लोगों के ऊपर टॉयलेट का भरा पानी जो कि वहाँ फेंकने के लिए स्वीपर के लिए इकट्ठा किया गया था, स्वीपर आकर उसे फेंकने जाता। यह पानी पूरे टॉयलेट को साफ करने
के बाद यहाँ लाकर रखा गया था। स्वीपर भी किसी काम से इसे रखकर बाहर सफाई करने चला गया था और वहाँ पर वह बदबूदार पानी बाल्टी में भरकर रखा हुआ था। उसने अभी अभी सभी कुछ इसी पानी से पोंछा था, जिस वजह से उस पानी में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मायरा उस बाल्टी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाता है। वह तुरंत ही वह बाल्टी उठाती है और फिर उन लोगों के सर पर एक एक कर उड़ेल देती है। अब वहाँ उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी, अमायरा ने खुद को अच्छे से बचा लिया था, जिससे उस पानी के गंदे छींटे अमायरा के ऊपर ना पड़े। उस पानी की बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इस पर भी अमायरा अभी इतने में शांत नहीं होती। वह उन लोगों को पकड़ती है और टॉयलेट सीट में उनका मुंह डाल देती है और फिर नल चालू कर देती है, जिससे वह पानी तेजी से ऊपर उठता है और उनके मुंह में आ जाता है, जिस वजह से उनका पूरा मुंह उस गंदे पानी से धुल जाता है। अब उनके चेहरे से भी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि उल्टी हो जाएगी। अमायरा यह सब इतनी सतर्कता से कर रही थी कि उस पर कोई छींटी भी न पड़े, वरना वह खुद इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे अच्छे से याद था किस तरह से यह पुरानी अमायरा को परेशान किया करते थे। अब आज वह एक एक कर सारा बदला लेने वाली थी। वहीं बाकी खड़ी दो लड़कियां डर से कांप जाती है। छी छी, इतना गंदा पानी! उन्हें तो उल्टी होना शुरू हो गया था, लेकिन अमायरा उन पर किसी भी तरह का रहम खाने वाली नहीं थी। अब वह ईशा को दूर धक्का देती है और फिर प्रिया को पकड़ लेती है। प्रिया अपने आप को बहुत ही छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी पकड़ के आगे प्रिया की ताकत कुछ नहीं थी। वह लाख कोशिशों के बावजूद खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। वह डर के वजह से छटपटाने लगती है। फिलहाल उसे पता था कि इसमें उसे कोई चोट लगने वाली नहीं थी, लेकिन जो हाल उसका होने वाला था वह कई गुना चोट से ज़्यादा दर्दनाक होता। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, अमायरा देखो, ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। तुम देखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। वहीं अमायरा हंसते हुए बोलती है, देखो तो जान हलक में अटकी हुई है, लेकिन फिर भी अभी इसे अपना धौंस जमाना है तो ले ले, धौंस जमाना, कर लेना जो करना है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इतना बोलकर वह उसको भी टॉयलेट सीट के अंदर उसका मुंह पकड़कर भी डाल देती है, जिस वजह से उसकी जोरदार चीख निकलती है। बदबू के मारे उसकी जान जा रही थी। यह बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसमें मुंह डालने से बेहतर तो वह मरना पसंद करती। उसे अमायरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि वह अमायरा से खुद को छुड़ा ले, पर ताज्जुब की बात थी जो वह अमायरा का हाथ भी हिला सके। उसकी पकड़ से दूर छूटना तो बहुत दूर की बात है, वह तो उसका हाथ तक हिलाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। अचानक से इतनी ज़्यादा ताकत देखकर वह लोग आश्चर्य में थी कि अमायरा अगर इतनी ताकतवर थी तो फिर वह उनसे क्यों बुली हुआ करती थी। वहीं अमायरा कहती है कि मैं बार बार तुम लोगों को इग्नोर किया करती थी, तो तुम लोगों ने मुझे बहुत कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता है जब एक शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो वह किस हद तक जा सकता है। लेकिन आज के बाद से तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा
कि जब कोई शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो फिर वह कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर उन लोगों को अच्छे से समझ आ गया था कि कभी किसी ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए जो उसे परेशान न कर रहा हो। अमायरा ने कभी उन लोगों को परेशान नहीं किया था, वही लोग बार बार उसे परेशान करते थे। आज उन्हें रीमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तो आराम से बेड पर लेटी थी और वह लोग आज उसकी वजह से नर्क की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और अगर कहीं किसी को बाहर इस बारे में पता चल गया तो उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। वह लोग कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ऊपर से यह बदबू उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब अमायरा ने उसे भी दूर झटका और तीसरी लड़की को पकड़ लिया। तीसरी लड़की का भी हाल उसने यही किया। बाकी लड़कियां जमीन पर फर्श पर गिर गई थी। वह उल्टी कर रही थी, बदबू से उनकी जान निकल रही थी। ऐसा तो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी कोई उन्हें ऐसी सज़ा देगा। अब वह खुद को ही कोस रही थी कि क्यों वह लोग इस घटिया लड़की के मुंह लगी। उन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान निकल रही हो। इतनी ज़्यादा बदबू थी कि उनकी सांसें सूख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी ज़्यादा बदबू को वह कैसे बर्दाश्त करे। अमायरा अब तीसरी लड़की का हाल भी उसी तरह बेहाल कर देती है। वह तीनों ज़मीन पर पड़ी थी। इतने में भी अमायरा का दिल नहीं भरता। वह उनके हाथों पर अपने सैंडल की हील चुभाते हुए बोलती है, क्यों याद आया ना? इसी तरह ज़मीन पर मैं तड़प रही थी और तुम लोगों ने मुझे नहीं बख्शा था। इसी तरह अपनी सैंडल की हील मेरे हाथों में चुभाया था ना। लो इसका मज़ा लो और देखो कि जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो कितनी दर्द और तकलीफ़ उसे होती है। करते वक्त तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस दर्द तकलीफ़ को भी तो महसूस करना चाहिए ना जो दूसरों को दे रहे हो। लो आज तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा करने में कितना मज़ा आता है और उसे कितनी तकलीफ़ होती है। वैसे तुम्हारे तकलीफ़ में मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। उसकी बातों को सुनकर वह लड़कियां रोने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती हैं, अमायरा हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, अब हमें और न सताओ, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तभी अमायरा नीचे झुककर उसके बालों को ज़ोर से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाती है तो उसमें से एक तेज़ बदबू की लहर दौड़ जाती है। अमायरा को लगता है कि वह उसके मुंह पर ही उल्टी कर देगी। वह किसी तरह अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोलती है कि घटिया लड़की अब अपने पर पड़ी तो किस तरह गिड़गिड़ा रही है। अभी अगर मैं इस लायक न होती कि तुम्हें सबक सिखा पाती तो यही सब कुछ तुम लोग मेरे साथ कर रहे होते। बिना मेरी किसी गलती के तुम लोग मुंह उठाकर चले आते हो और मुझे परेशान करने लगते हो। इंसान की जब कोई गलती हो तो वह तब भी सज़ा नहीं पाना चाहता, और तुम लोग बिना किसी गलती के मुझे आए दिन परेशान करते रहते हो। एक बार भी नहीं सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा ना करो, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं होती है। हमेशा कुछ ना कुछ कर तुम लोग मुझे परेशान करते हो। आज तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि परेशान करना किसे कहते हैं। और तुम तो मुझसे रहम की बिल्कुल उम्मीद न करना, क्योंकि अब मैं कभी किसी पर रहम नहीं करती हूँ। क्योंकि तुम जैसे लोग रहम करने के लायक नहीं हो। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी ही सज़ा ठीक है।
ये सब तुम्हारे करनी का फल है। अगर तुम लोगों ने ऐसा दूसरों के साथ न किया होता तो किसी को क्या ज़रूरत थी तुम्हारे साथ ऐसा करने की। वैसे मज़ा आ रहा है ना। इतना बोलकर अब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वही वह लड़कियां, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अमायरा इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। वह तो डर से कांप रही थी। उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अब वह अमायरा की ओर नज़र भी उठाकर देख सके। उन्हें समझ में आ गया था कि उन लोगों ने गलत पंगा ले लिया है। आज तक उन्हें ऐसे ही लगता था कि अमायरा सीधी साधी और भोली भाली है, उसे परेशान कर लेंगे और बस अपने मज़े के लिए वह हमेशा उसे परेशान करते रहते थे। लेकिन आज उन्हें अपनी गलती अच्छे से समझ में आ रही थी कि उन लोगों ने क्या किया है। काश उन लोगों ने ऐसा न किया होता तो आज उनकी हालत ना होती। वहीं अमायरा अब उन लोगों की अच्छे से वीडियो बनाती है और एक एक को अपनी गलती कन्फेस करने को कहती है। वह लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वह कुछ भी बोले, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अगर उनकी यह वीडियो कॉलेज के फोरम में डाल दी गई तो फिर उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और टीचर को तो एक पल भी नहीं लगेगा उन्हें रिस्ट्रिकेट कर यहाँ से बाहर निकालने में। वह बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और अमायरा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। प्लीज़ इस बार हमें जाने दो। आज के बाद से हम तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। प्लीज़ हम तुम्हारे आगे नहीं आएंगे, पर हमारी वीडियो मत बनाओ। लेकिन अमायरा कहती है कि नहीं नहीं, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो को कहीं पब्लिश नहीं करूँगी। यह तो बस मैं अपनी सेफ्टी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि जब कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो तब मैं इसे इस तरह से सबके सामने लाऊंगी कि तुम कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। उसकी बातों को सुनकर एक बार उनके शरीर में डर की लहर बैठ जाती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमायरा उनके साथ क्या करने वाली है। फिर भी अगर उन लोगों ने अमायरा के कहे अनुसार अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें यहाँ से जाने तो नहीं देगी। यही सब सोचकर एक एक कर वह लोग अपनी गलती उसके सामने मानना शुरू कर देते हैं। वहीं जैसे जैसे वह लोग अपनी गलती मान रहे थे, अमायरा के होठों पर एक बहुत ही डेवी मुस्कुराहट छा गई थी। अब उसे अच्छे से पता चल चुका था कि इतना काम उसके लिए काफ़ी है। आगे यह लोग उसे अब कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इतना सोचकर वह मुस्कुराते हुए उन तीनों की ओर देखती है और कहती है, उम्मीद है तुम्हें अपना यह सबक अच्छे से याद रहेगा और ध्यान रखना, किसी के भड़कावे में आकर कभी किसी के बारे में अपनी राय मत बनाना। तुम्हें नहीं पता है सामने वाला कितना सच बोल रहा है। जब तक तुम अपनी आँखों से नहीं देख लेते हो, अपने कानों से नहीं सुन लेते हो, कभी किसी को इस तरह गलत मत समझना। और उम्मीद है कि आगे से हमारी मुलाकात नहीं होगी, और होगी भी तो तुम मुझे अच्छे से पहचानोगी। उसकी बातों को सुनकर वह तीनों लड़कियां एक साथ बोलती हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं देखे हैं। अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे वाह, तुम लोग तो एक बार के मार से ही बुद्धिमान हो गए हो। काश मैं तुम्हें पहले ही इस तरह से मारी होती तो तुम लोग इतने गंवार न होते, पढ़ाई में भी तुम्हारा दिमाग इतना ही सही चलता। वैसे कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, तो जल्दी ही तुम लोग भी बुद्धिमान हो जाओगे। उनकी बातों को सुनकर वह तीनों लड़कियां डर से कांप जाती है। क्या यह अभी उनके साथ कुछ और गलत करने वाली हैं? इतना सोचकर वह खुद को कोसने लगती हैं और
रीमा को हजारों गालियां देने लगती है। उसी घटिया लड़की की वजह से वह लोग इसके चंगुल में फंस गए, वरना वह कभी इनके रास्ते में नहीं आती थी, ना ही कभी इनसे बातें करती थी, ना ही इनकी तरफ देखती थी। अमायरा तो हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी और किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वही लोग उसे परेशान किया करते थे। अब उन्हें खुद में पछतावा हो रहा था, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। आज उन लोगों ने अमायरा का जो डेविल रूप देखा था, उससे उन्हें अच्छे से पता चल गया था कि अमायरा जैसा दिखती है वैसी है नहीं। उसने अपने चेहरे पर एक नकाब चिपका रखा है, भोली भाली और सीधी साधी लड़की का, पर वह जितनी भयानक हो सकती है, शायद ही दुनिया में उससे भयानक लड़की उन लोगों ने कभी किसी को देखा होगा। यही सब सोचकर डर से उनकी हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे थे कि उनके सामने खड़ी है लड़की जो हमेशा मासूम बनी रहती थी, वह इतनी खतरनाक होगी। उन लोगों ने मन ही मन सोच लिया था कि आज के बाद अगर वह अमायरा को देखेंगे तो अपना रास्ता ही बदल लेंगे, नहीं तो वह कभी भी अमायरा के सामने नहीं आएंगे। बस एक बार कैसे भी वह यहाँ से बचकर निकल जाए। इस समय वह ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस टॉयलेट से निकलकर बाहर कैसे जाएंगे। कॉलेज से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। वह अपने कपड़े लेने कैसे जाएंगे। अमायरा ने उन सबके फ़ोन छीन लिए थे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह लड़कियां किसी से मदद ले सके। अब अमायरा को अच्छे से पता था कि मजबूरी में इन लोगों को अब शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसी बदबू के साथ। इसी बदबू के साथ यह लोग यहाँ शाम तक पड़ी रहने वाली हैं। इतना सोचकर अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में उसने भी तो कितना कुछ झेला था। अब इन सब की बारी थी। भला वह इन्हें इतने आसानी से कैसे जाने देने वाली थी। वह मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसके निकलने के बाद वह आपस में ही लड़ने लगती हैं कि तुम ही ने कहा था। दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं, तुमने कहा था। प्रिया गुस्से से बोलती है कि ईशा, तुम ही तो लेकर हमें वहाँ गई थी। तुम्हें उस रीमा की बात नहीं सुननी चाहिए। देखो आज हमारी क्या हालत है। वहीं उनके मुंह में जैसे ही वह पानी की बदबू जाती, वह फिर से उल्टी करने लगती। उल्टी कर करके उन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, पर वह किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला सकती थी। अगर कॉलेज में किसी को भी पता चल गया कि वह कैसी कंडीशन में है तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। वह समाज में मुंह उठाकर चलने लायक नहीं रह जाएंगी। यह टॉयलेट पीछे साइड था, जिस वजह से यहाँ दिन भर कोई नहीं आने वाला था, जब तक कि किसी को यहाँ भेजा न जाए। अमायरा चाहती तो यहाँ बहुत से लोगों को इकट्ठा कर इन लोगों का तमाशा बना सकती थी, लेकिन अभी उसे अच्छे से पता था कि इन लोगों को एक अच्छा सबक मिल गया है, और वैसे भी अगर तमाशा बनता तो वह सबकी नज़रों में आ जाती। इस वजह से वह बस शांति से वहाँ से निकल गई थी। उसे अब भरोसा हो गया था कि यह लोग अब कभी ज़िंदगी में उसके सामने नहीं आएंगे। थोड़ी ही देर में वह अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है। आज उसकी दोस्त नहीं आई थी, जिस वजह से वह अकेले ही अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। इस समय उसका किसी पर भी ध्यान नहीं था। वहीं उसके उलट सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आज अमायरा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी, पर
किसी को क्या पता वह मासूम नहीं, एक बहुत ही खतरनाक और डेविल किस्म की इंसान है, जिसने अभी अभी एक अच्छा सबक सिखाया है। वह किधर से मासूम लग रही थी। सारे लड़के तो बस उसे अपनी नजरें गाड़े देख रहे थे। वहीं लड़कियों का तो जल भूंजकर बुरा हाल था। वह लोग अमायरा की खूबसूरती देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, जबकि उसने किसी भी तरह का मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। वहीं लड़कियां भर भर कर मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं, लेकिन वह इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही है। वह गुस्से से सभी लड़कियां अमायरा को देख रही थी। वहीं सभी लड़कों की नज़र भी अमायरा पर टिकी हुई थी। वह लोग सोच रहे थे कि वह एक बार अमायरा से बात कर पाते। पहले तो वह लोग हमेशा अमायरा को इग्नोर करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से अमायरा उन्हें बहुत बदली बदली सी नज़र आती थी। अमायरा देखती है कि आज पूरे कॉलेज में बड़ी शांति छाई हुई है। क्या वह बिगड़ैल लड़के यहाँ नहीं आए हैं आज? शायद हो सकता है क्या सिन्हा खानदान के लड़के नहीं आए हैं? हो सकता है कल उन्हें अच्छी पनिशमेंट मिल गई हो, जिस वजह से आज वह अपना मुंह दिखाने नहीं आए हैं। शायद यही एक कारण है जो कॉलेज इतनी पूरी तरह से शांत है। फिर तभी टीचर क्लासरूम में आते हैं। वह अपनी क्लास लेते हैं। अमायरा बहुत ही शांति से अपनी क्लास पूरा कर रही थी। उसका पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर था। हालांकि अमायरा को सब कुछ आता था। ऐसा क्या नहीं था कि उसे नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका पढ़ने का मन करता था। वह हमेशा अगर बुक पा जाए तो पढ़ा ही करती थी। उसे पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा लगता था। वहीं कुछ देर में टीचर पढ़ाकर चले जाते हैं। उनका क्लास ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे कर इसी तरह 3 क्लास और चलती है। फिर उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। अमायरा वहाँ से निकलकर कैंटीन में जाती है तो देखती है कि वहाँ भी बड़ी शांति फैली हुई है। तो एक बार के लिए उसे एहसास होता है क्या उसके कॉलेज की शांति उन बिगड़ैल लड़कों की वजह से ख़त्म रहती थी। आज उनके ना आने पर कैसे पूरा कॉलेज शांत शांत सा है। वह चुपचाप शांति से जाती है और एक किनारे पर बैठ जाती है और फिर अपना फ़ोन निकालकर वह अपना काम देखने लगती है। वह कुछ काम ऑनलाइन करती थी, जिस वजह से हर वक्त उसके फ़ोन पर कोई ना कोई मेल आता रहता था, जो उसे टाइम मिलने पर वह चेक करती थी। उसे इस समय थोड़ा भूख लग रहा था, इसलिए वह अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच मंगा लेती है। फिर वह बैठकर अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी ओर वह तीनों लड़कियां अब उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएंगी। इस वक्त उनके दिल में अमायरा के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ था। वह लोग बस एक बार किसी तरह यहाँ से निकल जाए, फिर वह अमायरा को एक अच्छा सबक सिखाएंगी। बार बार बस उनके दिमाग में यही चल रहा था। पर वह लोग भूल गई थी कि अमायरा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमायरा किस परिवार से थी।
उन लोगों को तो बस यही पता था कि हमारा एक अनाथ और गरीब लड़की है, जो रीमा ने उन लोगों के कान भर भर के बताए थे। इस वजह से वह अमायरा को अब जान से मारने का प्लान बना रही थी, क्योंकि आज जितनी घटिया हालत उनकी हुई थी, जिंदगी में ऐसी हालत उन लोगों की कभी किसी ने नहीं की थी। उन्हें इस वक्त लग रहा था कि जैसे उनकी मौत हो जाएगी। किसी तरह वक्त बीतता है और सभी क्लास खत्म हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब जाकर वह तीनों लोग शाम होते होते वहाँ से बाहर निकलती हैं और छुपते छुपाते वहाँ से जाने लगती हैं। फिर वह बाहर आकर देखती हैं कि गेट बंद हो चुका है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह कैसे बाहर निकलें। वह किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती थी। वह किसी तरीके से फिर से पीछे की ओर आती हैं और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर देखने लगती हैं कि कैसे वह बाहर निकले। तभी एक तरफ की दीवार उन्हें कुछ छोटी लगती है, तो वह लोग विचार बनाते हैं कि वह लोग इसी दीवार से कूदकर बाहर जाएंगे। लेकिन अब बात यह फंसती है कि वह निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, कैसे कूदेंगे। तभी रिया बोलती है कि ऐसा करो, एक एक लोग कर हेल्प करो और फिर धीरे धीरे कर बाहर निकलो। उसकी बातों को सुनकर वह लोग भी सोचती हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, वरना वह लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। इतना सोचकर वह लोग भी तैयार हो जाती हैं। तभी वह दोनों मिलकर ईसा को ऊपर उठाने लगती हैं। जैसे ही वह लोग ईसा के करीब आती हैं, उन दोनों की बदबू से ईसा का नाक फटने लगता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे दूर हटो वरना मेरी जान निकल जाएगी। उसकी बातों को सुनकर वह लोग घूरकर ईसा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अगर हम दूर हट जाएंगे तो फिर तुम कैसे बाहर निकलोगी। उसकी बातों को सुनकर वह कहती है कि मुझे नहीं पता, पर तुम लोग मेरे पास मत आओ, इतनी ज़्यादा बदबू है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी। उसकी बातों को सुनकर उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, लेकिन अब उन तीनों को तो बाहर जाना ही था। इस वजह से वह लोग किसी तरह अपनी नाक बंद कर करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पहले एक लड़की ऊपर जाती है, फिर नीचे वाली दूसरे को धक्का देती है, जिससे वह दूसरी लड़की को ऊपर वाली लड़की ऊपर खींचती है और फिर वह दोनों मिलकर तीसरी लड़की को भी ऊपर खींचते हैं। अब ऊपर तो वह दीवार पे चढ़ चुके थे, लेकिन अब वह नीचे कैसे जाएं, क्योंकि नीचे बहुत ऊंचाई महसूस हो रही थी। वह लोग अगर नीचे ऐसे ही कूदे तो पक्का उनकी टांग टूटने वाली थी। इस समय उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आज उनकी ऐसी कंडीशन उस घटिया लड़की की वजह से हुई थी। अगर उनका बस चलता तो वह उस लड़की की जान निकाल लेते। इतना सोचकर वह लोग फिर से कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद एक एक कर वह लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन इस चक्कर में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और उनके हाथ भी कट छिल गए थे। इस समय उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वह लोग एक एक कर नीचे उतरते हैं और फिर इसी तरह लड़खड़ाते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं। फिर वह टैक्सी रुकाने लगते हैं, लेकिन उनकी इतनी गंदी हालत देखकर और ऊपर से दीवार पे चढ़ने और नीचे गिरने की वजह से उनके कपड़े भी धूल में गंदे हो चुके थे, जिस वजह से वह किसी भिखारी कूड़े
दान की तरह लग रहे थे। कोई भी टैक्सी रुकने को तैयार नहीं थी। भला कौन ही इन गंदी नाली के कीड़ों को बैठाकर अपनी टैक्सी की कवर सीट खराब करने वाला है। कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। अब उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वह लोग सोचते हैं कि वह किसी से फ़ोन मांगकर अपने घर वालों को फ़ोन करेंगे, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंदी थी कि कोई उन्हें फ़ोन देने को भी तैयार नहीं था। इस समय उन्हें अपनी बेबसी पर इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह लोग उसी तरह लंगड़ाते हुए अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। उनका घर कॉलेज से थोड़ा दूर था, जिस वजह से अब उन्हें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। वह जितने कदम चल रहे थे उतने ही कदम अमायरा को कोस रहे थे। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतने कदम नहीं रखे होंगे जितने आज वह रख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उनका बैड लक शुरू हो गया। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी उन्हें देखने पड़ेंगे। वहीं अमायरा तो उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाने के बाद भूल गई थी। अब उसे क्या पता कि वह लोग क्या कर रहे हैं और क्या झेल रहे हैं। वह वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह सोचती है कि क्यों ना आज उसे किसी ज्वेलरी शॉप में जाना चाहिए, क्योंकि उसे अभी बहुत सारी डिज़ाइनों को देखना था। उसी हिसाब से वह भी अपनी कंपनी खोल पाएगी। यह सोचकर वह अपने हाथ में बंधे घड़ी में टाइम देखती है। उसके पास अभी घर जाने के लिए बहुत टाइम था, तो वह वहाँ से दूसरी ओर मुड़ जाती है और फिर वह वहाँ के एक बड़े से ज्वेलरी शॉप में जाती है। अभी वह आगे बढ़ ही पाती कि तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती है। वो वहाँ खड़ी एक सेल्स गर्ल थी जो बोल रही थी कि अरे मैडम रुक जाइए, आप ऐसे अंदर कहाँ चली जा रही हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें छोटी कर उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है कि क्या बात है, भला मैं क्यों अंदर नहीं जा सकती हूँ। तो वह बोलती है कि मैडम ऐसे कोई भी ऐरा गैरा इस शॉप में नहीं जा सकता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है यह कितनी महंगी शॉप है और आप यहाँ यूं ही घूमने नहीं जा सकती हो। उसकी बातों को सुनकर हमारा उसे चिढ़ते हुए देखती है और कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं यहाँ घूमने नहीं जा रही हूँ। वैसे तो अमायरा का कोई भी सामान लेने का मन नहीं था, क्योंकि जब वह खुद ही अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकती है तो भला उसे इन ज्वेलरी की क्या ज़रूरत। और उसके पास एक से बढ़कर एक नायाब डायमंड रखे हैं, तो फिर भला वह यहाँ के डायमंड क्यों लेने में इंटरेस्ट दिखाई देगी। वह यहाँ सिर्फ कुछ देखने आई है और देखकर चली जाएगी। वहीं वह शॉप गर्ल भी सोचती है कि यह छोटी बच्ची सिर्फ यहाँ टहलेगी घूमेगी। देखने में ही यह स्टूडेंट लग रही है। अमायरा के हाथों में लटक रहे बैग को देखकर और भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह एक स्टूडेंट ही है।
जो उनका समय ही बर्बाद करेगी। यही सब सोचकर वह बोलती है कि छोटी बच्ची, जाओ तुम अपने लिए कोई छोटा मोटा शोरूम देखो, वहाँ पर तुम्हें अच्छे और सस्ते डिजाइनर ज्वेलरी मिल जाएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो दोस्तों आगे क्या होता है? क्या अमायरा अंदर जा पाएगी? और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात किससे होगी? क्या वहाँ भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे अमायरा की टक्कर होने वाली है? जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही।